से लेकर अभी तक अगर भारत के अंदर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के फेलियर के बारे में बात करें तो 1983 नेली मेस्कर, 1984 एंटी सिखाई, 2002 गोधरा कांड इसको ज्वाइन कर चुका है मणिपुर वायलेंस। अगर हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इंडेक्स के बारे में बात करें तो 9 का मतलब होता है कि श्रीलंका की तरफ से सिविल वार हो सकता है। मणिपुर स्ट्रॉन्ग अलार्मिंग 7 पर है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम या आप, या हमारी मीडिया, या हमारी बॉर्डरिंग नेशन? कौन जिम्मेदार है इसका? इस वीडियो का पर्पस केवल और केवल जितने भी न्यायिक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमें जानना चाहिए, किताबी ज्ञानों से हटकर भी हमें जानना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर, हमारे भारत के अंदर, समाज में, सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट कर रही है। हमें अपने आसपास होने वाले सिचुएशन को जानना चाहिए, मसलों को समझना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतने सुर्खियों में चल रहा है और इतना संवेदनशील मामला है कि आने वाले एग्जाम में हमारे एस्से आंसर राइटिंग का आपका टॉपिक हो सकता है। जी, आज हम बात करेंगे मणिपुर वायलेंस के बारे में। मणिपुर वायलेंस के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मणिपुर की सामाजिक स्थिति क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की स्थिति क्या है, क्या मामला हुआ था मणिपुर में, मणिपुर की आपकी संवैधानिक प्रोविजन क्या है, कौन कौन से ऐसी बातें हुई थी जिसे दंगा भड़काया गया, दंगा किस बात को लेके हुआ, कौन कौन समुदाय रहते हैं, किन किन के बीच में मतभेद हुए थे, क्या क्या इनके बीच में जो टॉपिक है वो फंसी हुई है, इनके बारे में आज डिटेल एनालिसिस करेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे। जुड़ जाइए इस लेक्चर में। अगर पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो लेके बैठ जाइए, लर्निंग लिस्ट मोड पे आ जाइए और अच्छे तरीके से समझिएगा कि इस मणिपुर वायलेंस का पूरी थ्योरी क्या है, पूरा इसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। अगर हम बात मणिपुर के सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो मणिपुर की जनसंख्या आपकी 30 से 35 लाख है, जिसमें 3 समुदाय होते हैं, मैती, नगा, कुकी। अगर हम मैती के बारे में बात करें तो हिंदू मुस्लिम मैती में होते हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। नगा और जो कुकी, ये जो 2 समुदाय होते हैं, ये ईसाई होते हैं, जिसे आपके बेसिकली अनुसूचित जनजाति में आते हैं। अगर हम मणिपुर के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, राजनीति प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें तो 40 विधायक आपके बेसिकली मैती से आते हैं, 20 विधायक आपके नगा से आते हैं और 20 विधायक जो होते हैं आपके कुकी से आते हैं। 20 विधायक आपके बेसिकली कुकी से आते हैं। अब तक मणिपुर के अंदर 12 चीफ मिनिस्टर, जो 12 मुख्यमंत्री थे, उसमें से 2 जो मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो आपके बेसिकली अनुसूचित जनजाति से आते हैं। अब हम समझते हैं कि मणिपुर की भौगोलिक संरचना क्या है। मणिपुर फुटबॉल स्टेडियम जैसे है, इम्फाल और वैली बिल्कुल बीच सेंटर के प्ले फील्ड में बना हुआ है। अगर हम बेसिकली बात करें मैती जनजाति के तो 10% भूभाग पे मैती जनजाति का दबदबा बना हुआ है। 90% पहाड़ी इलाकों में प्रदेश की मान्यता जनजाति रहती है। अब हम बात करते हैं बेसिकली विवाद के बारे में कि विवाद क्यों उठा, मैती जो जनजाति है ये क्यों बेसिकली हिंसा, सारे लोगों में मिलकर हिंसा फैल रही है, क्या रीजन था। अगर हम बेसिकली विवाद के बारे में बात करते हैं तो मैती जो समुदाय है उनकी मांग है कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले और साथ में रिजर्वेशन मिले। मणिपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन, ये क्या याचिका दाखिल की जाती है और ये दलील दी जाती है कि जब हमारा देश 1949 में भारत में विलय हुआ तो उससे पहले हम बेसिकली क्या होते थे कि अनुसूचित जनजाति में आते थे। पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना मैती जनजाति का यह कहना था कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आवश्यक है। मैती जनजाति जो आपकी होती है 2012 में एक कमेटी बनाती है, उस कमेटी का नाम आपका बेसिकली होता है कि STDCM। STDCM इस कमेटी का जो आपका बेसिकली एक एजेंडा होता है, जो एक मैनिफेस्टो होता है, वो ये होता है कि बाहरी लोगों को अतिक्रमण से बचाने के लिए ये जो एक कमेटी है एक संवैधानिक कवच है। अगर हम बात करें विरोध के बारे में तो जो नगा समुदाय है, जो कुकी समुदाय है, ये बेसिकली जनसंख्या में इनका कहना ये इसलिए ये विरोध करते हैं मैती जनजाति के कि मैती जनजाति जनसंख्या में ज्यादा है और राजनीतिक में भी इनका दबदबा रहता है। मैती समुदाय आदिवासी नहीं है, इनको पहले से ही SC, OBC और आर्थिक रिजर्वेशन मिल चुका है। अगर हम मैती जनजाति के बेसिकली लैंग्वेज के बारे में बात करें, भाषा के बारे में बात करें तो संविधान के शेड्यूल 8, संविधान के अनुसूची 8 में
इनकी भाषा शामिल है। मैती को सब कुछ तो न मिले, ये इन नगा और कुकी जनजातियों का, ये नगा और कुकी समुदाय का कहना था। अगर इनको रिजर्वेशन मिलता है अनुसूचित जनजाति का मैती लोगों को, तो नौकरी और कॉलेज में दाखिला कम होने लगेंगे हमारी समुदाय का। अगर हम बात अपने लॉ के बारे में करें तो एक स्पेशल एक्ट आता है SC एंड ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अगर SC ST एक्ट के बारे में बात करें तो गैर SC ST नॉन SC ST की प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। क्या कह रहा हूं मैं? अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के 1989 के अगर कानून के बारे में बात करें तो ये कानून प्रावधान करता है कि जितने भी SC ST के जितने भी लोग हैं वो गैर SC ST की प्रॉपर्टी को नॉन SC ST के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीद ली है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीद ली है तो बिना कानूनी तरीके से पालन किए हुए अगर उनकी प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। की स्पेशल बात यह है कि मैती जनजाति को पहाड़ों पर जमीन खरीदने से रोकता है, जो आपका SC ST जो आपका कानून होता है। मणिपुर हाई कोर्ट में बेसिकली मैती जो समुदाय है उनके तरफ से पिटीशन दाखिल की जाती है और आपका बेसिकली मणिपुर हाई कोर्ट संज्ञान लेते हुए मैती जनजाति के पिटीशन को इंटरटेन करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से ये जवाब मांगता है कि क्या मैती जो समुदाय है उसको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और साथ में मणिपुर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 10 सालों से ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 4 हफ्ते के अंदर 4 वीक के अंदर इस पे जवाब दे और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओपिनियन भी दे। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को गलत समझ लिया। जब ये कोर्ट ने कहा था कि इस पे विचार करे स्टेट गवर्नमेंट, तो नगा और जो कुकी जनजाति हैं उन्होंने समझा कि कोर्ट ने ये कहा कि इनको दर्जा मिलना चाहिए और कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को नगा और जो आपकी कुकी समुदाय है उसने इस ऑब्जर्वेशन को गलत समझ लिया। कोर्ट ने आदेश दिया नहीं था, कोर्ट ने विचार करने को कहा था, लेकिन इन दो समुदाय ने यह समझा कि कोर्ट ने आदेश दे दिया। 3 मई ये वही दिन है जो पूरा हिंसा भड़की, पूरा मणिपुर जल रहा था, आगजनी हो रही थी, रेप हो रहे थे, लूट हो रहे थे और ऑल ट्रिब्यूनल स्टूडेंट की तरफ से रैली निकाली गई है। उस रैली का नाम होता है कि आदिवासी एकजुटता रैली, जिसमें राजधानी इम्फाल से चूरा चांदपुर के तोरबंद इलाके से होकर ये आपकी बेसिकली जो रैली होती है वो गुजरती है। पूरी स्टडी करने के बाद बेसिकली हिंसा का कारण ये भी निकला है कि जो वहाँ के बेसिकली मणिपुर के जो CM है वीरेंद्र सिंह, उनको हटाने की भी बात आ रही है। क्यों हटाए जा रहे हैं? क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने एक जंग छेड़ दी है, अफीम की खेती को उन्होंने नष्ट कर दिया है। इसका मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पे पड़ रही है। 2 मई को आपके बेसिकली CM जो होते हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो ट्वीट करते हैं कि चूरा चांदपुर पुलिस 2 लोगों को 16 kg अफीम के साथ बरामद करती है। और ये मतलब उन्होंने ये भी कहा कि मतलब बर्बाद किया जा रहा है मणिपुर के वनों को। इससे अब तक 10,000 लोग विस्थापित हुए हैं और इस मणिपुर वायलेंस के वजह से हिंसा अब तक इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि 10,000 लोग वहां से विस्थापित कर चुके हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मणिपुर का एक बेसिकली वायलेंस क्यों हो रहा है, मणिपुर की लड़ाई क्यों लड़ी गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि मणिपुर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट को बैन किया जाता है 2 महीने तक। चीफ मिनिस्टर जो CM होते हैं 10 जुलाई को बैन करते हैं और इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। मणिपुर के इंटरनेट जो बैन होती है उसकी डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया। जब बात जाती है मणिपुर हाई कोर्ट में तो 2 ऑनरेबल जजेस की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी, ऑनरेबल जस्टिस A बिमल साहब एंड जस्टिस S भुवनेश्वर साहब। उन्होंने ये भी कहा कि गृह विभाग इंटरनेट बहाल करने के लिए सोचे, फाइबर टू होम कनेक्शन मामले में गृह मंत्रालय प्रदान करे और लोगों की शारीरिक और सांस्कृतिक संपत्ति और सुरक्षा के लिए मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का फिजिकल एग्जामिनेशन का निर्देश दे। ये ऑनरेबल 2 जजेस की बेंच का ये डिसीजन था। मैं आपको ये भी बताऊं कि मणिपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में यह मामले को चैलेंज किया जाता है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि स्थिति में बार बार बदलाव हो रहा है, ये अपने तरफ से एक हलफनामे में जवाब देती है। ये भी कहा गया कि अगर इंटरनेट बहाल किया जाता है तो अफवाहें फैल सकती हैं और अफवाहें फैलने की वजह से मणिपुर का जो वायलेंस हो रहा है और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। जो हमारे बेसिकली अटॉर्नी बेसिकली एडवोकेट जनरल हैं आपके बेसिकली तुषार मेहता साहब, उनके तरफ से एक जवाब दिया जाता है कि स्थिति ओवर कंट्रोल है, स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं हमारे DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने कहा कि रिपोर्ट देकर सुझाव दें कि इस मणिपुर वायलेंस पे हमें क्या क्या एक्शन लेने चाहिए।
हम बात 4 मई के बारे में बात करें तो कुछ समुदाय के लोग, 2 लड़की जो बेसिकली एक लड़की 21 साल की होती है और एक 42 साल की पीड़िता होती है और एक जो महिला होती है वो 53 साल की होती है, 53 ईयर की होती है। निवस्त्र इनको सड़क पे परेड कराया जाता है, एक के साथ रेप होता है और 18 मई को इनके साथ ये घटना होती है। लेकिन 18 मई को FIR लॉज नहीं होता है, FIR लॉज आपका 21 जून को होता है, बट कार्रवाई 20 जुलाई को होती है। सबसे बड़ा सवाल उठाता है यहाँ की प्रशासन पर कि जब 18 मई को इनके साथ ये घटना हुई तो क्यों नहीं FIR लॉन्च किया गया, FIR क्यों 20 जुलाई को, 21 जून को आपका बेसिकली लॉन्च किया गया और 20 जुलाई को क्यों बेसिकली कार्रवाई हुआ। क्यों इसलिए कार्रवाई हुआ क्योंकि आपकी बेसिकली यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो गए थे, न्यूज चैनल वाले लोग इस वीडियो को दिखाने लगे, तब कार्रवाई हुए। 1 महीना तक हमारी प्रशासन क्या कर रही थी, क्या हमारे महिलाओं के साथ ये किया जा रहा है। मतलब दिल दहलाने वाली घटना, हम कहाँ थे और आज कहाँ आके खड़े हुए हैं। हमें सोचना चाहिए, आंखें नम हो जाती हैं कि इतनी बर्बरता की जाती है महिलाओं के साथ, जो अपने आप में कहीं ना कहीं ये झकझोर देती हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी कई नसीहत दे के चली जाती हैं। जहां हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, कहते हैं यत्त नारी सर्वत्र पूजे, वहां नारियों के साथ रोड पे बलात्कार किए जा रहे हैं, निवस्त्र उनको सड़क पे परेड कराए जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, 21 साल की जो बेटी थी उसकी फैमिली जंगल में भागती है, जब कुछ समुदाय के लोग उसे दौड़ाते हैं तो वो जंगल की तरफ भागती है। रास्ते में पुलिस आ जाती है, पुलिस क्या करती है कि उन जो विक्टिम होती है उनकी फैमिली के लोगों को कार में बैठा लेती है, अपने वैन में बैठा लेती है। लड़की और लड़की का भाई और लड़की का पिता होता है, लेकिन दंगाइया रास्ते में आ जाते हैं और पुलिस की गाड़ी को रोक लेते हैं। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए, अपने को भीड़ से बचाने के लिए पुलिस क्या करती है कि वो जो विक्टिम है उसके भाई माता, उसके भाई पिता और विक्टिम को दंगाइयों के हवाले कर देती है, उनके हवाले सौंप देती है। और फिर उसके बाद भीड़ क्या करती है कि उसके भाई उसके पिता को मार देती है और लड़की के कपड़े उतारकर खेत की तरफ ले जाती है। ये बात विक्टिम के स्टेटमेंट को बता रहा हूं, ये विक्टिम ने खुद अपना स्टेटमेंट बयान दिया है, कोई कही गई सुनी बातें नहीं है। ये मणिपुर का पूरा वायलेंस घट के आता है। कहीं ना कहीं हमें इस पे विचार करना चाहिए, हमें इस पे सोचना चाहिए और हमें शांति व्यवस्था बना के भी रखना चाहिए। कई बार बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तो हमें अपने शांति व्यवस्था बनाएं। हमारा मतलब ये नहीं कि हम अपने बातों को रखने के लिए पूरी मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाएं, पूरे लोगों की सुरक्षा खतरे में डालें। एक लोगों की वजह से पूरे समाज में लोगों को एक दूसरे नज़र से देखा जाता है। इस दंगा को यही खत्म करें। हमें एक शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, एक बातचीत का जरिया अपनाना चाहिए जिससे मणिपुर की शांति व्यवस्था बहाल हो। थैंक यू। पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखा हूं। अगर अच्छा लगे, चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं वो तत्काल प्रभाव रूप से शियो मोटो कॉग्निजेंस मतलब स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर सरकारें कोई कदम नहीं उठा रही हैं, अगर सरकारें इस पे कार्रवाई नहीं कर रही हैं तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो मणिपुर के महिलाओं के साथ घटना घटित होकर एक वीडियो वायरल हुआ है वो काफी बेहद शर्मनाक है और शर्मिंदगी भरा हुआ है। हम तत्काल प्रभाव रूप से इस पे एक्शन लेंगे। थैंक यू।